रफ़ी पर लिखी गई किताबें देखते हैं तो ऐसी कई किताबें नजर आती हैं जिनका जिक्र ना किया जाए तो सख्त नाइंसाफी होगी। उनमें एक किताब है धीरेन्द्र जैन की लिखी मोहम्मद रफ़ी गॉड्स ओन वॉइस। इंग्लिश में लिखी इस किताब के मुसन्निफ हैं धीरेन्द्र जैन, जिनका शुमार हिंदी जबान के बड़े कलमकारों में होता है। के साथ एक और बड़े सहाफ़ी राजू कीर्ति ने भी अपना हिस्सा डाला है। दोनों ने मिलकर ये किताब लिखी है मोहम्मद रफ़ी गॉड्स ओन वॉइस। एक और अहम किताब मोहम्मद रफ़ी वॉइस ऑफ नेशन, जिसे शाहिद रफ़ी और सुजाता ने मिलकर तरतीब दिया है। लेकिन लाहौर से छपने वाली अमजद परवेज की मेलोडी मेकर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट भी अहम किताबों में से एक है। इसे मेलोडी सिंगर्स पार्ट 1 और पार्ट 2, सिम्फनी ऑफ रिफ्लेक्शन, रेनबो ऑफ रिफ्लेक्शन जैसी मारूफ किताबों के मुसन्निफ अमजद परवेज ने लिखी है। इसमें भी मोहम्मद रफ़ी पर सैर हासिल मालूमात है। एक पीएचडी डॉक्टर की लिखी किताब कितनी अहम तहकीक होगी, इसका अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। यास्मीन खालिद रफ़ी के खुद नविश मोहम्मद रफ़ी माई अब्बा एक मेमोरी और विनोद विप्लव की मेरी आवाज़ सुनो, चौधरी ज़िया इमाम की मोहम्मद रफ़ी पैगंबरे मूसीकी, विजय पुलिकाल की रिमेंबरिंग मोहम्मद रफ़ी जैसी किताबें इंटरनेट की मार्फत पढ़ने के बाद जब किसी ऐसे कलमकार की कोई किताब सामने आती है जिसके क्रेडिट पर और किसी फिल्मी शख्सियत पर किताब ना हो तो हैरत होती है। मुझे भी गाय को देखकर हैरत हुई थी, लेकिन जब इस किताब को पढ़ना शुरू किया, वो लोग जैसे यास्मीन रफ़ी वगैरह मोहम्मद रफ़ी के करीब लोग थे, और वहीद रियासत भट्टी जिन्होंने एक बंजारा गाय लिखी है जो उनसे दूर, काफी दूर एक अलग मुल्क के मकीन पाकिस्तान के एक दूर उफ्तादा छोटे से शहर के रिहायशी, फिर भी उनकी किताब एक बंजारा गाय को देखते ही तो उनकी मेहनत को सराहे बगैर कोई रह नहीं सकता। 912 सफ़हात पर मुश्तमिल इस किताब की तैयारी में मुसन्निफ ने किस कदर जाफिशानी से काम लिया है, इसके लिए इतना कहना ही काफ़ी है कि मुसन्निफ ने हवाला जाती कुतुब, वो वीडियोस की जो फहरिस्त दी है, इसकी तादाद 65 है। अब सामईन खुद ज़हन में तसव्वुर करें कि इस एक किताब के लिए मुसन्निफ ने किस कदर मेहनत की होगी। जब ये किताब वहीद रियासत भट्टी की एक बंजारा गाय मेरे सामने आई तो मैंने बस एक सरसरी नजर डाली और घर में जो किताबों का समुंदर है उसके हवाले कर दिया कि वक्त मिलेगा तो पढ़ूंगा। यूं भी मौसीकी, गाना बजाना,
فلم یا اس قبیل کے دیگر اصناف میں میری دلچسپی بہت کم ہے، لیکن اسے اتفاق کہیں گے کہ ایک دن بس یوں ہی وقت گزاری کے لیے کتاب کو کھول لیا، پھر جو اس کے ہر صفحے پہ بکھرے سحر نے گرفتار کیا تو یوں سمجھے کہ پورا ہفتہ اس کی نظر ہو گیا۔ دن بھر دفتر میں دور و نزدیک سے آئی کہانیوں سے الجھنا، جو ہر روز ایک بڑی تعداد میں آتی ہیں، انہیں پڑھ کر نمبرنگ کرنا کہ کتنی محنت کے بعد ہمارے ڈائجسٹ کے معیار کے مطابق یہ کہانی بنی ہوئی، پھر اس کے جملوں کو درست کرنا، کہانیت کو قائم رکھنا یا نئے سرے سے پیدا کرنا۔ معاونین نے جو کام ان کہانیوں پر کیا ہے اسے چیک کرنا، یعنی سارا دن پڑھنا اور پڑھنا، پھر گھر آ کر اپنے سبجیکٹ سے ہٹ کر کسی اور سبجیکٹ کو پڑھنا آسان نہیں، مگر اسے قلمکار کی سحر بیانی کہوں گا کہ انہوں نے جہاں محنت سے اس کتاب کو مرتب کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اس مقالے میں نے لفظ مقالہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ جانچ تحقیق کا مجموعہ ہے۔ غور کریں، محترم وحید ریاست بھٹی نے اس کتاب کی تکمیل کے لیے کس قدر جاں سوچ محنت کی ہے، تحقیق کا دریا بہا دیا ہے۔ اسے 24 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا باب تاریخ موسیقی پر ہے، جس میں لحن داؤدی سے شروع کر کے بر صغیر کے متکلم فلم تک بات پہنچائی ہے، جو معلومات کا ایک خزانہ ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کے اصل کردار پر بحث چھڑی ہے کہ محمد رفیع جو لاہور کے تھے وہ انڈین فلموں کے لیے ضروری کیوں قرار پائے، کس وجہ سے فلموں کی کامیابی کی ضمانت ٹھہرے۔ ان کی جدوجہد کی داستان کہ محمد رفیع کی ابتدائی داستان، ان کی پیدائش سے جوانی تک کا بیان، ایک ایک نقطے پر بحث کہ محمد رفیع نے یہ عروج کیسے حاصل کیا، یہ سب کچھ اتنے آسان انداز میں روانی سے بیان کیا ہے کہ قاری سحر زدگی کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ 912 صفحات پر مشتمل کتاب کو انہوں نے 24 ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ ہر باب اس طرح خود میں مکمل ہے کہ اسے اگر الگ سے بھی شائع کیا جائے تو وہ مکمل تصور ہوگا۔ اسے رائل پبلشنگ کمپنی، فضل داؤد پلازا، اقبال روڈ، راولپنڈی نے شائع کیا ہے۔ ان کا موبائل نمبر پہلے کمنٹ میں موجود ہے، ان سے رابطہ کر کے گھر بیٹھے بھی یہ کتاب منگوا سکتے ہیں۔ قیمت صرف 2500 روپے ہے۔ جن دوستوں نے اب تک اس کتاب کو پڑھا نہیں ہے وہ پہلی فرصت میں اسے پڑھیں۔ یہ ایک تحفہ ہے محمد رفیع کے چاہنے والوں کے لیے، انمول خزانہ ہے۔ ایک ضخیم کتاب کا تعارف سنا، اب ایک مختصر ترین کتاب کے بارے میں سنیں۔ یہ جان عباس کی تخلیق ہے اور عنوان ہے اے
काश इस वक्त पूरी दुनिया में मुख्तसर, इंतहाई मुख्तसर कहानियों का एक मुकाबला चल रहा है। दुनिया की तमाम जबानों में मुख्तसर कहानियों का रुझान बढ़ रहा है। फ्लश फिक्शन, 100 लफ्जी कहानियां, लघु कथा, मिनी कहानी, निकी कहानी, अनुकथा, यानी कि हर जबान में एक बड़ी तादाद में अफसाने लिखे जा रहे हैं। लेकिन उर्दू सिंध सुखन अफसाने का फॉर्मेट सबसे अलग है, दिलचस्प और असरदार है। याद रखें, अफसाना मुकम्मल अफसाना होता है। अफसाने में इख्तिताम भी होता है और कहानियां। इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में अफसाने लिखे जा रहे हैं। जॉन अब्बास के अफसानों का एक मजमूआ आकाश में भी अफसाने हैं। गुज़िश्ता दिनों इसी यूट्यूब चैनल दुनिया अफसाना की जानिब से बेटी के उन्वान से अफसाना निगारी का मुकाबला करवाया गया था, जिसमें आलमी पैमाने पर अफसाना निगारों ने शिरकत की थी। इस मुकाबले में भी जॉन अब्बास का अफसाना इनामी करार पाया था। जॉन अब्बास के अफसानों में एक अलग मजा है। बहुत चुभते हुए अफसाने लिखते हैं। इसी मजमुआ आकाश से अफसाना सुनी। उन्वान है कयामत। बेटी ने माँ को बेबसी से तकते हुए सवाल किया, माँ मुझे इंसाफ कब मिलेगा? माँ ने दुख भरे लहजे में जवाब दिया, शायद कयामत के दिन। ये सुनकर बेटी की आंखों में आंसू आ गए। वो गमज़दा लहजे में बोली, कयामत का दिन तो वो था जब मेरे साथ ज्यादती हुई थी। क्या इंसाफ के लिए एक और कयामत देखनी पड़ेगी? मुलाहिजा किया किस कदर कयामत का साँचा है। चंद सतर में माशरे के चेहरे का मुलम्मा सूरज दिया। लेकिन अब एक और अफसाना इसी मजमूआ से सुनी। उन्वान है इंसाफ। इंसाफ के लिए भूटान का एक गरीब अदालत पहुंचा तो अमीरों और गरीबों की कतारें अलग अलग लगी गई। उसने पूछा, ये कतारें कैसी हैं? जवाब मिला, अमीर यहाँ इंसाफ खरीदने आए हैं। उसने गरीबों के कतार की तरफ देखते हुए पूछा, और गरीब क्यों आए हैं? जवाब मिला, गरीब ये देखने के लिए आए हैं कि इंसाफ होता कैसा है, कितना काटदार, कैसा तीखा अफसाना है। ऐसे ही डंक मारते अफसाने 128 सफ़े पर लगे हुए हैं। इसे आज पब्लिकेशन ने शाया किया। उनका राब्ता नंबर पहले कमेंट में मौजूद है और कीमत है सिर्फ 450 रुपया।